नमस्कार। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली अंबेडकर स्मारक। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल 26 अलीपुर रोड। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे संविधान की किताब खुली हो। सामने आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ। बहुत बड़ा विहंगम दृश्य है। आज भीम न्यूज़ आपको विजिट करा रही है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल 26 अलीपुर रोड की गैलरी में ये विभिन्न योग मुद्राएं दर्शाई गई हैं। इसमें भूमि स्पर्श, तर्जनी, वरद, नमस्कार, ध्यान, ज्ञान, अभय, कर्ण, धम्मचक्र, सैपना, वितर्क और उत्तरबोधि। विदित रहे कि बुद्ध धर्म में इन मुद्दाओं का अपना महत्व है एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये जो योग मुद्राएं हैं शरीर में अनुकूल प्रभाव डालती हैं। आप देख रहे हैं 26 अलीपुर रोड डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल स्मारक का स्थल। रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल। प्रवेश करते ही हॉल में बाबा साहब का आदमकद चित्र, साथ ही बोधि वृक्ष की रिप्लिका। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 6 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम सांस यहीं पर ली। यह पहले एक कोठी थी जिसे डिमोलिश करके हम मेमोरियल बना दिया गया और इसका उद्घाटन 13 अप्रैल 2018 को किया गया और 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब के जन्म दिवस पर इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। हमारे इस मेमोरियल में टोटल 5 जोन और 27 एग्जिबिट्स हैं जो बाबा साहब की पूरी लाइफ जर्नी को दर्शाते हैं। इनके द्वारा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टोटल 5 जोन और 27 एग्जिबिट्स हैं जो बाबा साहब की पूरी लाइफ जर्नी को दर्शाते हैं, जिनमें ये एग्जिबिट फर्स्ट है और ये सारी विजिट्स को मैग्नीफाई करके वॉल पर शो किया है। सर वीडियो की परमिशन वीडियो नहीं ले रहे, फोटो आप देख ले रहे बनी, आप देख लेना। ये पहला है महू जो कि मध्य प्रदेश में है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। सेकेंड है एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे, डिप्राइव्ड सोसाइटी, वंचित समाज से पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं बाबा साहब जो एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और यहीं से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं। दापोली ये बम्बई प्रांत के रत्नागिरी जिले का एक गांव है। बाबा साहब के पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो दापोली जाकर रहने लगते हैं। लक्ष्मी विलास महल ये बड़ौदा के महाराज सयाजी राय गायकवाड़ जी का महल है। बाबा साहब ने 1913 में लेफ्टिनेंट के पद पर यहाँ नौकरी की। बॉम्बे हाई कोर्ट, बाबा साहब ने जून 1924 में बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस प्रारंभ की क्योंकि बाबा साहब ग्रेजुएट लंदन से बैरिस्टर एट लॉ थे। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, पहले डिप्राइव्ड सोसाइटी का मंदिरों में प्रवेश निषेध था, उनकी मंदिरों में एंट्री नहीं थी, तो सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया 2 मार्च 1930 को। ये बाबा साहब के जीवन का दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। फर्स्ट इज महाड़ आंदोलन जो उन्होंने पानी के लिए किया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, जून 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में बाबा साहब एज ए प्रोफेसर के रूप में जॉब करते हैं और बाबा साहब की उच्च शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए बाबा साहब को उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। लंदन ब्रिज ही लंदन का प्रतीक चिन्ह है, जैसा कि बाबा साहब ने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएट में एडमिशन लिया एज ए आइकन यहाँ शो किया गया है। ये लोगों को कुछ सामंत, पूंजीपति और टैक्स के लोग भी वोट क्या करते थे, यहाँ तक कि फीमेल का वोट भी उनके हस्बैंड डाल दिया करते थे। तो बाबा साहब ने कहा ये गलत है और बाबा साहब 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी लेकर आए, जिससे कि आज हम सभी वोट करते हैं और एवरी ईयर 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है जो एक तरह से हमारे भारत का आईना है। ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटो है जो राष्ट्रपति होते हुए रथ और बग्गियों में बैठ के कुछ इस तरह आया करते थे। अभी मॉडर्न इंडिया में हम इस तरह रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
फीमेल एजुकेशन, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो सभी को एक समान दायरे में लाने के लिए बाबा साहब ने फीमेल की एजुकेशन पर काफी बल दिया। ये फैक्ट्री एक्ट है जब ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में 1942 से 1946 के बीच बाबा साहब लेबर मिनिस्टर होते हैं तो फैक्ट्री एक्ट लेकर आते हैं। पहले क्या था, हर जगह 14-14 घंटे काम करने का प्रावधान था, बाबा साहब ने 14 से घटाकर 8 घंटे किया और आज हम देखते हैं हर जगह 8 घंटे काम करने का कंसेप्ट है। वो बाबा साहब, और जो आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है उसका कंसेप्ट भी बाबा साहब उस टाइम पर लेकर आते हैं। ये आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति को हमने यहाँ दर्शाया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। ये हॉलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब की कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, कुछ लंदन की है, कुछ राजगृह की है, कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है जिसे प्रेजेंट में सेंट्रल हॉल कहा जाता है। पूरी की बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसी दौरान बाबा साहब के पिताजी रामजी मोलोजी सकपाल जी की डेथ हो जाती है 2 फरवरी 1913 को। तो इनके एक टीचर होते हैं दादा अर्जुन कैलुस्कर, वो बाबा साहब की सिफारिश बड़ौदा के महाराज सयाजी राय गायकवाड़ जी से करते हैं। कहते हैं ये बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, इसकी आर्थिक सहायता कीजिए। बड़ौदा के महाराज तैयार हो जाते हैं, बाबा साहब को स्कॉलरशिप देते हैं 11.50 पाउंड की, जो आज की हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स 1 लाख रुपए, जो बाबा साहब को उस टाइम पे स्कॉलरशिप मिला करती थी। बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया जाते हैं। ये कोलंबिया की लाइब्रेरी है। बाबा साहब को एक क्वालिटी का अनुभव होता है, समानता का अनुभव होता है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा टचबिलिटी का कंसेप्ट था। इनका मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स होता है। बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले यहाँ पहुंच जाते हैं और लाइब्रेरी बंद होने तक डेली 18 घंटे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और कोलंबिया आज भी मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र आज तक नहीं आया है। आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। गायकवाड़ जी है जो बाबा साहब को स्कॉलरशिप देते हैं। इनका और बाबा साहब के बीच उस टाइम पे एक एग्रीमेंट होता है कि ये उन्हें स्कॉलरशिप तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया वापस आएंगे तो बाबा साहब को उनकी रियासत में 10 ईयर्स की सर्विस देनी होगी। बाबा साहब इंडिया वापस आते हैं और बड़ौदा रियासत में मिलिट्री अकाउंट ऑफिसर सैन्य सचिव के पद पर एज ए पीसीएस ऑफिसर वर्क करते हैं। आप देखेंगे तो बाबा साहब के साथ यहाँ भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। बाबा साहब फाइल मांगते हैं तो इन्हें फाइल पैक कर दी जाती है और पानी मांगते हैं तो पानी ही नहीं दिया जाता, पीने के लिए पानी ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे अपर कास्ट के लोगों का ऐसा मानना था अगर फाइल देते वक्त बाबा साहब की परछाई उन पर पड़ गई तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। पानी देते वक्त अगर पानी की छींटें उन पर पड़ गई तो भी अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। उसी दौरान जब बाबा साहब को रहने के लिए घर नहीं मिलता तो बाबा साहब एक पारसी धर्मशाला में भी रहते हैं और पारसी धर्मशाला में डबल रेट पे करने के बावजूद जब कुछ पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब तो पारसी का बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते हैं तो बाबा साहब को वहां से भी निकाल दिया जाता है। इस व्यवहार को देखकर 10 साल की एग्रीमेंट होती है, लेकिन ये सब देखकर बाबा साहब 11वें दिन ही वहां से रिजाइन कर देते हैं और ये निश्चय लेते हैं कि मैं अपने होम टाउन मुंबई वापस जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं अपने होम टाउन मुंबई वापस जाने के लिए, तो बाबा साहब की ट्रेन छूट चुकी होती है। दूसरी ट्रेन का वेट करने के लिए पास ही में एक सयाजी बाग होता है। बाबा साहब बाग में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं और रोने लगते हैं, ये सोचकर कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इतना शिक्षित व्यक्ति हूँ, इतने ऊंचे पद पर भी हूँ, लेकिन मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जबकि मेरा समाज में इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतने ऊंचे पद पर नौकरी भी नहीं करता। मेरे समाज में शिक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, महिलाएं हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। बाबा साहब रोने लगते हैं, रोते हुए संकल्प लेते हैं वहीं पर कि जो मेरा आगे से आने वाला जीवन होगा वो समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए होगा। मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगा और एक सामाजिक योद्धा बनकर रहूंगा। आप देखेंगे तो बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी वहीं से शुरू होता है, द मेकिंग ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसे संकल्प भूमि कहा गया है, जो कि बड़ौदा गुजरात में है और एवरी ईयर हम 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये डिग्री हासिल करने वाले फर्स्ट इंडियन थे और फर्स्ट इंडियन ही नहीं, साउथ एशिया के भी फर्स्ट थे। और ब्रिटिश के शासन में इंडियन करेंसी का काफी मिसयूज था, तो बाबा साहब ने उस टाइम पे 1920 में एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। जिस थीसिस के बेस पे आज हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक RBI रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। बाबा साहब ने 1945 में पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उस सोसाइटी से जो फंड आया उससे औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की और मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज। ये औरंगाबाद मिलिंद कॉलेज की फोटो है। बाबा साहब, ये डॉक्टर सविता अम्बेडकर है, बाबा साहब की सेकंड वाइफ, ये राय बहादुर सीके बोले जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और ये कॉलेज के कुछ रजिस्ट्रार प्रिंसिपल। ये 1922 की फोटो है जब ग्रेजुएट से बैरिस्टर एंड लॉ की डिग्री मिली बाबा साहब।
बाबा साहब ने समाज को 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि अगर समाज शिक्षित ही नहीं होगा तो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे होगा। शिक्षित बनोगे तो संगठित रहोगे, संगठित रहोगे तो ही संघर्ष कर पाओगे। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। वंचित समाज को छोड़कर सभी को तालाब का पानी पीने की अनुमति होती है। बाबा साहब कहते हैं ये प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। हवा पानी प्रकृति की देन है। अगर इस तालाब का पानी पशु पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब लगभग अपने 10,000 अनुयायियों के साथ जाते हैं और इस तालाब का पानी अपनी अंजुली में लेके चाव करते हैं। मराठी में टेस्ट को चाव कहा जाता है, तो उसी से इसका नाम 14 तालाब भी पड़ा। और बाबा साहब कहते भी हैं कि हम इस पानी को पीकर अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदू है तो हमारे साथ हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता। आज के लिए लड़ रहा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है जोगेंद्र नाथ मंडल। ये बाबा साहब को संविधान सभा में ईस्ट बंगाल से जिताकर लेकर आए और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने और बाबा साहब इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने। दोनों ही वंचित समाज से बिलोंग करते थे। हालांकि ये बाद में इंडिया वापस आ जाते हैं और गुमनाम की जिंदगी जी रहे होते हैं। कमलकांत वासुदेव चित्रे, सुरेंद्रनाथ गोविंदराव टिप्पणी, ये दोनों जाति से ब्राह्मण थे। लेकिन जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया तो इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई बाबा साहब के सहयोग में मनुस्मृति दहन में। अम्बेडकर है जो बाबा साहब कितने महान होने के पीछे माता रमाबाई का हाथ रहा है। ये त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई है। ये इनका पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी है ये इनकी। त्याग मूर्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था बाबा साहब को बनाने के लिए। ये दूसरों के घर पे मजदूरी करती हैं, कंडे पाती हैं, बर्तन साफ करती हैं और उससे जो कलेक्शन होता है उसे बाबा साहब को भेजती हैं पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई ना रुक पाए। खुद का ध्यान नहीं रख पाती और कुपोषण की शिकार हो जाती है। हालांकि इन्होंने हमारे अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक पिता के समान इन्हें बाबा बाबा कह के बुलाने लगते हैं। और जैसा कि मराठी में वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड को साहब कह के संबोधित करती है, माता रमाबाई भी बाबा साहब को साहब कह के बुलाया करती थी। तो उसी को रिलेट करके बाबा और साहब। डॉक्टर इसलिए ही वाज अ पीएचडी होल्डर। बाबा साहब 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स थे, 32 डिग्रियां थी जिनमें 4 डिग्रियां केवल इकोनॉमिक्स में थी। 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और दोनों हाथों से लिखने की भी प्रैक्टिस थी। माइंड इतना शार्प कि अगर किसी बुक को एक बार पढ़ लेते थे तो उसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर सकते थे कि 145 पेज पर क्या कंसेप्ट है। ये बाबा साहब के कुछ सब्जेक्ट लिस्ट है, एल्फिंस्टन कॉलेज की अटेंडेंस लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे 3rd नंबर पर बाबा साहब का नाम है और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बॉर्न यूनिवर्सिटी के कुछ फेसलिफ्ट और लेटर्स हैं जो कि बाबा साहब के ओरिजिनल हैं। और अभी 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया कि हमारे यहाँ पर सबसे बुद्धिमान छात्र कौन रहा है। 1916 में बाबा साहब ने एडमिशन लिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। 1916 से लेकर 2016 100 सालों का सर्वे किया गया 100 बुद्धिमान छात्रों का। तो 100 बुद्धिमान छात्रों में भी बाबा साहब को फर्स्ट रैंक मिला। और कोलंबिया कैंपस के मेन गेट पर बाबा साहब की एक बड़ी सी स्टैचू बनवाई गई। उसके नीचे लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, द सिंबल ऑफ नॉलेज से बाबा साहब को सम्मानित किया। और ये 5 जून 1952 की फोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी, LLD, डॉक्टर ऑफ लॉ। कि हमें गर्व है अपने यहाँ पढ़े उस छात्र में जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण किया। समता, जनता, एक इसमें मेंशन नहीं है, प्रभुत्व भारत, जात पात उन्मूलन के समर्थक। बाबा साहब बचपन में जात पात उन्मूलन के समर्थक थे क्योंकि बाबा साहब ने बचपन से ही अनटचेबिलिटी खुद से महसूस किया था। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया। मनुस्मृति एक अनडिलीवर्ड स्पीच थी जो वो दे नहीं पाए थे किसी रीजन की वजह से। बाद में इसे बुक के द्वारा पब्लिश किया। बाकी हम नीचे देखेंगे वाटर कंजर्वेशन का। तो बाबा साहब ने ट्रेड यूनियन में सुधार किया और बहुत सारे कंसेप्ट दिए, जैसे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कृष्णा नदी परियोजना, यहाँ तक कि हमारा CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, वो भी बाबा साहब की थी। प्रथम कानून मंत्री बनाया गया तो बाबा साहब ने सोचा कि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की हो, उनका हमेशा से शोषण होता रहा है। तो बाबा साहब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं, हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार, जैसा कि संरक्षण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार। क्योंकि बाबा साहब का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि अगर मुझे किसी समाज की प्रगति का आकलन करना हो तो मैं इस बेसिस पे करूंगा कि उस समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। अगर किसी समाज की महिलाएं शिक्षित है तो उसकी आने वाली हर पीढ़ी शिक्षित होगी।
और अगर केवल पुरुष शिक्षित है तो उसकी प्रगति एक सीमित दायरे में ही सीमित रह जाएगी। हालांकि हिंदू कोड भी पास नहीं हो पाता। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब सेंसर के थ्रू ये यूएसए से मंगाया है। It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of life. From equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and 51 को बाबा साहेब होम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देते हैं और 28 सितंबर को न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है और के.एम. मुंशी को सेकंड होम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ये अनटचेबल सोसाइटी अट्रस्ट समाज की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बाबा साहेब का 50वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया 14 अप्रैल 1942 को। ये तब की फोटो है। आईजी डॉक्टर सविता अम्बेडकर एज चीफ गेस्ट इनवाइट होते हैं। फिर राय बहादुर सीके कॉलेज एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जब ये मीटिंग में पहुंचते हैं तो सारी सीट्स फुल हो चुकी होती हैं, तो ये बाबा साहब से कहते हैं चेयर्स तो है ही नहीं, मैं कहाँ बैठूं। बाबा साहब एज अ फनी मूड में मजाकिया अंदाज में कह देते हैं ऐसा कीजिए आप मेरी गोद में आकर बैठ जाइए। और ये सच में बाबा साहब की गोद में आकर बैठ जाते हैं। जैसे कि बहुत दुबले पतले थे तो माई जी पूछती है साहब इनका वेट कितना है। बाबा साहब जोर से हंस जाते हैं और बाबा साहब के फॉलोअर्स इनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। हालांकि हम देखते हैं तो कुछ रेयर ही फोटो है जो बाबा साहब की अंदाज में है, क्योंकि बाबा साहब बहुत चिंतनशील रहा करते थे। यह डिवाइडेड बिहार के धनबाद की फोटो है जब बाबा साहब 1942 से 1946 तक लेबर मिनिस्टर थे। तो कोयला मजदूरों से उनके काम और वेतन के ऊपर रिव्यू ले रहे हैं, उन्हें टाइम पर वेतन मिलता है नहीं, उन्हें कितने घंटे काम करना होता है। ये मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो है और ये हार्डिंग एवेन्यू राजस्थान के सिरोही महाराज की कोठी थी। जब ब्रिटिश का शासन था तो उन पर राजद्रोह का केस हो जाता है। उस टाइम पे उन्हें फांसी या देश निकाला कुछ भी हो सकता था। बाबा साहब उस टाइम पे लॉयर होते हैं, उनका केस हैंडल करते हैं, उन्हें जिताते हैं। जब 1951 में बाबा साहब लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाता। तो जो बाबा साहब का सरकारी बंगला होता है ये दिल्ली में हार्डिंग एवेन्यू, तो बाबा साहब उस बंगले को भी छोड़ देते हैं और अपने पीए नानक चंद रत्तू जी को बोलते हैं कि मेरे लिए घर की तलाश कीजिए और घर ऐसा हो जिसमें मेरी किताबें समा जाए। तो लगभग 50,000 बुक्स से ज्यादा कलेक्शन था बाबा साहब के पास। तो बोलते हैं बाबा साहब आपके पास इतनी सारी किताबें, आपको घर नहीं आपको कोठी की जरूरत है। जब ये बात राजस्थान के सिरोही महाराज को पता चलती है तो वो बाबा साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं आपने लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया है और अगर आपको दिल्ली में रहने के लिए घर की जरूरत है तो आप 26 अलीपुर रोड पर जाइए, वहाँ मेरी एक कोठी है, वहाँ जाकर रहिए। बाबा साहब उनसे पूछते हैं कि आप उसका कितना रेंट लेंगे। महाराज बोलते हैं मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आपसे रेंट लूँ, मैं आपके एहसानों में दबा हुआ हूँ और शायद आप ही की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मैं आपसे रेंट कैसे ले सकता हूँ। लेकिन बाबा साहब सिद्धांतों के पक्के थे, स्वाभिमान के साथ बाबा साहब को जीना पसंद था। बाबा साहब कहते हैं मैं फ्री में तो नहीं रहूंगा। बाद में महाराज बोलते हैं आपको भी ऐसा ना लगे कि मैंने आपको दान में दे दिया और आप सिद्धांतों के भी पक्के हैं तो आप मुझे 1 रुपया देना। बाबा साहब इस पूरी कोठी का 1 रुपये पे करते हैं रेंट के रूप में पर मंथ और 1951 से 1956 तक यहीं पर रहते हैं, अपनी अंतिम सांस यहीं पर लेते हैं। ये एग्जिबिट 22 है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा जिसमें 389 मेंबर्स थे, बाद में मुस्लिम लीग अलग हो जाता है तो 289 मेंबर्स बचते हैं। ये फर्स्ट कैबिनेट, प्रथम मंत्रिमंडल जिसे मिली जुली सरकार भी कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब मुस्लिम लीग से जीत कर आते हैं और ये बाकी कांग्रेस लीडर। और हमारे मेमोरियल में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि व्हाई डॉक्टर अम्बेडकर फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब को ही क्यों चुना गया भारत का संविधान लिखने के लिए। हालांकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स चाहते थे कि हमारे भारत का संविधान अमेरिका या लंदन के संविधान विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाए, लेकिन उसी टाइम पे अमेरिका के एक संविधान विशेषज्ञ जॉन एरिंग इंडिया आए हुए थे और मद्रास में ठहरे हुए थे। वो संविधान लिखने के पैसे लिया करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने पीए को उनके पास भेजते हैं पूछने के लिए तो जॉन एरिंग पहले हंसते हैं और फिर मजाक बनाते हैं, कहते हैं तुम मुझसे अपना संविधान लिखवाने के लिए आए हो जबकि तुम्हारे खुद के पास इतना बड़ा कोहिनूर है जिसने अमेरिका में रहते हुए अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर लिया, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्रीय, विलक्षण मानव विज्ञानी है जिससे हम खुद हेल्प लेते हैं। तो बाकी लीडर्स की मजबूरी बन जाते हैं बाबा साहब, क्योंकि पूरी संविधान सभा में बाबा साहब सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। बाबा साहब को ही चुनना पड़ता है कि वो कोहिनूर केवल और केवल अम्बेडकर है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसमें 7 मेंबर्स थे और बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक की फोटो है पार्लियामेंट के सेंटर हॉल की और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है ये, जो हिंदी और इंग्लिश
लगभग 1000 वर्ष तक वो खराब नहीं हो सकता, जो ऐसा ही दिखता है। जाज रसूल बेगम, जॉइंट सेक्रेटरी एसएन मुखर्जी और बाबा साहेब। जब ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के ड्राफ्ट हो जाता है, तो सोचा जाता है क्यों ना इस पे कैलीग्राफी की जाए, आर्ट वर्क किया जाए, ताकि ये देखने में अच्छा और सुंदर लगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को चुना जाता है। ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र होते हैं और उस टाइम के बहुत अच्छे कैलीग्राफर होते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि हमारा संविधान लिखने का क्या पे लेंगे, तो ये कहते हैं मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि ये संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और लास्ट पेज पर अपने दादाजी के साथ अपना नाम लिखेंगे। शर्त बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इतनी मुश्किल होते हुए भी इनकी शर्त मान ली जाती है। लगभग 251 पेजेस और 432 निब का इस्तेमाल करके 6 महीने के अंदर बिना किसी एक गलती के हमारा संविधान अपने हाथों से लिखते हैं इस फॉन्ट में। जो आज आप MS वर्ड में इटैलिक फॉन्ट देखेंगे, उस टाइम पे इनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग होती है। और जो ये आर्ट वर्क और ये बॉर्डरिंग जो आप देख रहे हैं, ये आचार्य नंदलाल बोस जी को अपॉइंट किया जाता है कोलकाता से। ये प्रोफेसर होते हैं और अपने 15 स्टूडेंट्स की एक टीम लगा देते हैं आर्ट वर्क के लिए। पूर्व के इतिहास को दर्शाते हैं, जिनमें सभी धर्मों को समानता दी गई है। और आप देखेंगे शर्त के मुताबिक हर पेज पर उनका नाम है प्रेम, और जो ये नीचे वाले नाम है ये इन स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने ये आर्ट वर्क किया। कर हर भारतीय को बाबा साहेब पे गर्व होना चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब के लिए कहा, अंबेडकर ज्ञान के इतने बड़े पुंज हैं, अगर अंबेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उन्हें सन की उपाधि देते, उन्हें सूरज कह के बुलाते। साहेब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल है C राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गया है जब बाबा साहेब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लगभग अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ। और उसके जस्ट एक दिन बाद 3 लाख अनुयायियों ने और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हालांकि बाबा साहेब ने नासिक के येवला में 1935 में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहते हरगिज़ मरना नहीं है, मेरे बस की बात है। और अपने लास्ट टाइम पर इसी जगह पर बाबा साहब ने अपनी लास्ट बुक लिखी था, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, जो वाइल्ड की सेकंड ट्रांसलेटेड बुक है। और जैसा कि बुक कंप्लीट होने के बाद उसकी भूमिका लिखी जाती है, उसी तरह से 5 दिसंबर की रात लगभग 2 बजे तक बाबा साहब अपनी इस बुक की भूमिका लिखकर सो जाते हैं और फिर कभी नहीं जागते। जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को। सेकंड है ये जन्म भूमि मऊ, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ। प्रेजेंट में हम इस जगह को अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। थर्ड है मुंबई की चैत्य भूमि दादर, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया बौद्ध पद्धति के द्वारा। 2 आगे हैं। और ये 5 फोटोज आप देख रहे हैं, रातों यहाँ पढ़ा करते थे। सभी रेप्लिका है, ये ओरिजिनल कुछ नहीं है, कॉपी है। ये सभी ओरिजिनल जो है वो नागपुर चिंचोली में है और पुणे में है। और ये घड़ी हमें यहाँ ये इंडिकेट करती है कि बाबा साहेब अब हमारे बीच नहीं रहे। एग्जैक्ट टाइम तो आज तक किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि 2 बजे तक बाबा साहेब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा की भूमिका लिखी। ये वो टाइम है जब मॉर्निंग टाइम में बाबा साहेब के कुक होते हैं सुदामा जी, वो बाबा साहेब की चाय लेकर आते हैं। उस टाइम पे बाबा साहेब की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। 2 बजे से 5:40 के बीच का टाइम, एक्चुअल टाइम आज तक किसी को नहीं मालूम है। और हमारे पूरे मेमोरियल में जो बाबा साहेब के टाइम की एकमात्र ओरिजिनल चीज है वो बुद्धा स्टैचू है, जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने बाबा साहेब को गिफ्ट की थी। ये ओरिजिनल बुद्धा स्टैचू उसी टाइम की है। और ये बाबा साहेब का फैमिली पेट दिल्ली वाला, जिसका नाम मोहिनी है, जो राजगृह में था उसका नाम टॉबी था। और इस मोहिनी का बाबा साहेब से इतना लगाव था कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब की डेथ हुई और उसके नेक्स्ट डे इसकी भी डेथ हो गई। बाबा साहेब बहुत अच्छा वायलिन भी बजाया करते थे। जब बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे तो भी वायलिन बजाया करते थे, और बहुत ज्यादा खुश होने पर भी वायलिन बजाया। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे और ये बाबा साहेब के पीए नानक की तरफ से। और ये यहाँ तक हमने दिल्ली का दिखाया और यहाँ से आगे मुंबई का दिखाया गया। जब बाबा साहेब की बॉडी को यहाँ से मुंबई ले जाया गया। और आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी के पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए।
जबकि उस टाइम पे मीडिया का इतना चलन भी नहीं था। लगभग 10 लाख लोग आए थे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये 1990 की फोटो है। माई जी, डॉक्टर सविता अम्बेडकर और ये आर वेंकट रमन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत के, जब बाबा साहब को मरणोपरांत 34 ईयर्स के बाद 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया वीपी सिंह जी की सरकार में। और बाबा साहब का भारत रत्न अभी प्रेजेंट टाइम में पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में है। और 2015 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये वाली जगह भी खरीद लिया है और लंदन में भी बाबा साहब का एक मेमोरियल बन के तैयार हो गया है, जिसे शिक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये 5वां है हमारा महापरिनिर्वाण भूमि, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जहां हम मौजूद हैं, जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस नेशनल और इंटरनेशनल फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बाबा साहब के बारे में अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट किए। ये नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जो साउथ अफ्रीका के अम्बेडकर भी कहे जाते हैं, ये कहते हैं अगर भारत से कुछ ले जाने लायक चीज है तो वो एकमात्र भारत का संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित है। अमर्त्य सेन, अभी 2023 तक इकोनॉमिक्स में एक बार नोबेल प्राइज मिला है अमर्त्य सेन जी को। इन्होंने भी अपना नोबेल प्राइज बाबा साहब को डेडिकेट किया है। हालांकि हम बुक्स में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ हैं, लेकिन ये कहते हैं असल मायनों में डॉक्टर अम्बेडकर इकोनॉमिक्स के फादर हैं, क्योंकि 4 डिग्रियां केवल इकोनॉमिक्स में थी बाबा साहब के पास। बराक ओबामा जी कहते हैं अगर अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो हमें संजीव पाटिल जिसे मैं सूरज कह के बुलाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं अम्बेडकर इतने लीजेंड हैं कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कहते हैं गया है और इसे बुद्धा के रूप में तराशा है राजस्थान के कारीगरों द्वारा। ये मेडिटेशन हॉल भी है, आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं अपने शूज रिमूव कर कर यहाँ स्टैंड पे। और हमारी गाइडिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम।